Hello friends, I am Malay Sharma, your biology faculty from Career Vision Academy. दोस्तों, आज हम लोग अपने नीट क्रैश कोर्स के सिलसिले में जो हमने फ्री नीट क्रैश कोर्स अनाउंस करा था उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हैं या हम डे बाय डे हम एक कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे जो जनरली नीट के बच्चों के लिए या इवन एकेडमिक्स के बच्चों के लिए भी थोड़ा टफ होते हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने बच्चों जो पहला कॉन्सेप्ट लिया है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। नाउ अगर हम लोग आज समझना चाहें कि व्हाट ग्लाइकोलिसिस एग्जैक्टली इज, तो द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज हिडन इन द वर्ड इटसेल्फ, ग्लाइकोलिसिस। फॉर एग्जांपल दैट आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ना। अगर आप गौर करें तो जो ग्लाइकोलिसिस बेटा वर्ड है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स एंड दीज टू वर्ड्स आर, लेट मी अगेन, यस, देखिए ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यू कैन सी दैट। थोड़ा भी हैंडी होना पड़ेगा इसको लेकर। लाइक वन वर्ड इज ग्लाइको एंड द अदर वर्ड इज लाइसिस। देखिए ग्लाइको वर्ड बेटा जहां भी आपका इस्तेमाल होता है या जहां भी आप देखें जो है कि वर्ड जो है वो ग्लाइको लिखा हुआ है, तो आपको अल्टीमेटली इसके बारे में समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब जो है बेटा वो किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, है ना। एंड द वर्ड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, है ना। तो ओवरऑल मीनिंग जो है ग्लाइकोलिसिस का होता है बच्चों द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने या आप लोगों ने बेसिकली 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जो फूड आपने खाया है उसका ब्रेकडाउन करके, रेस्पिरेशन बेसिकली इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो आप उस फूड का ब्रेकडाउन करके अपने लिए एटीपी जनरेट करते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे इस चीज को, ग्लाइकोलिसिस इन विच द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म एंड अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद ग्लूकोज के, वो होता है बच्चों एटीपी, है ना। हम लोगों को क्या बनाना होता है? एटीपी बनाना होता है और अल्टीमेटली हम क्या कर देते हैं? CO2 रिलीज कर देते हैं। आप लोग एक सवाल आप लोगों के मन में आना चाहिए या आ सकता है बेसिकली कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो जो एयर होती है दैट इज ऑक्सीजन रिच, पर जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं तो जो हम एयर को एक्सहेल करते हैं दैट इज CO2 रिच, है ना। उसमें जो होती है वो CO2 का अमाउंट जो है ज्यादा होता है, दैट एयर इज CO2 रिच। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए इसके पीछे का कारण मोटा मोटा ये है कि जो खाना हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं दैट इज जनरली, या जिस फूड को या जिस न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी जनरली एज एनर्जी सोर्स यूज करती है दैट इज ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज बनता कैसे है? देखिए ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली प्लांट्स क्या करते हैं कि CO2 को कंप्लीटली रिड्यूस करके, है ना, CO2 को क्या करते हैं? उसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं और उसको अल्टीमेटली लेकर के आते हैं ग्लूकोज तक। तो फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बेसिकली बट अ रिडक्टिव प्रोसेस, और रेस्पिरेशन जो है दैट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, है ना। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है या जो आउटकम है ग्लाइकोलिसिस का दैट इज the two pyruvic acid molecules are formed by the breakdown of one glucose molecule, और उसमें हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। हम उसमें क्या करेंगे? बेसिकली ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे। इस चीज को भी आप लोग याद रखें। ठीक है, फिर आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे जो रेस्पिरेशन है ना, तो रेस्पिरेशन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं इसके, है ना? एक है बच्चों कहलाता है एरोबिक, ठीक है, और दूसरा बच्चों कहलाता है एनएरोबिक, ठीक है ना, एनएरोबिक। तो ये दो प्रकार के रेस्पिरेशन है। आप नाम से ही इस चीज को समझ सकते हैं कि एरोबिक का क्या मतलब होगा और एनारोबिक का क्या मतलब होगा।
देखिए बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑब्लिगेटरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और होगा इसमें भी ऑक्सीडेशन ही, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ऑक्सीडेशन इसमें भी होगा। लेकिन जो दूसरा रेस्पिरेशन है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो होता है तो उस समय क्या होता है, जो सेल है या कोई भी किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जिस सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो सेल अल्टीमेटली दैट अंडरगोज इन एनारोबिक कंडीशंस। तो एनारोबिक कंडीशंस में जब भी जो है रेस्पिरेशन होगा तो उसमें, या एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जब भी होगा तो उसमें दोनों में ही बेटा जो पहला स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। पर जब भी रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक होगा, मुझे एक तो इसका कर्सर ढूंढने में काफी टाइम लग रहा है, स्टिल मैं मैनेज करने का ट्राई करूंगा। देखिए जब भी बच्चों रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक होगा तो जो सेकंड स्टेप होता है उसको आप कहते हैं फर्मेंटेशन, है ना, उसको बेटा आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है उसमें जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। फर्मेंटेशन जो होगा उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो पार्शियली होगा, है ना। जैसे अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि अगर ग्लूकोज जो है वो बना CO2 को रिड्यूस करके है, और अगर आप ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, CO2 ही होनी चाहिए। पर अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें या फर्मेंटेशन की बात करें तो अल्टीमेटली देखिए कि क्या होता है कि दो कंडीशंस बनती हैं इसमें, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। क्या वो दो कंडीशंस हैं, जरा देखने का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक कंडीशन जो बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो ये बनती है बेसिकली कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहां हो रहा है, बेसिकली या तो उसको कर रहे हैं बैक्टीरिया या फिर वो हो रहा है किसी एनिमल बॉडी के अंदर, है ना, या तो वो हो रहा है किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर। तो अब जब भी ऐसा होगा कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया या किसी एनिमल बॉडी के अंदर होगा तो हमेशा इस फर्मेंटेशन का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा बेटा लैक्टिक एसिड, है ना। तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। आप लोगों ने बचपन में भी एक सवाल हमेशा सुना होगा कि जब भी हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं, आपकी मसल्स जो हैं उसमें एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है। उसका कारण क्या है, देखिए उसका कारण यही है कि जब भी आपकी मसल जो है वो विगरस एक्सरसाइज कर रही होगी तो वो ऑक्सीजन को डिप्लीट कर जाती है, उसमें ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है आप अल्टीमेटली इस चीज को समझ पाएंगे कि उस मसल के अंदर या उस सेल के अंदर ऑक्सीजन की जैसे ही डेफिशिएंसी होगी कंडीशंस जो है वो एनारोबिक में टर्न हो जाएंगी, है ना। कंडीशंस जो होंगी बेटा वो कैसी हो जाएंगी, एनारोबिक हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन एनारोबिक होंगी तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ही सेल क्या करेगी, प्रेफर करेगी, और हमेशा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड देखिए क्या चीज है, लैक्टिक एसिड में जो कार्बन्स का नंबर है बेटा वो होता है 3, है ना। लैक्टिक एसिड कंटेन्स 3 कार्बन, जबकि ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, ग्लूकोज में थे आपके 6 कार्बन। जब आपने उसको ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ब्रेक करा तो जो पायरुविक एसिड बना उसमें भी 3 ही कार्बन होते हैं। तो अगर आप गौर करें तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने में एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है ना, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इस चीज को आप याद रखें। तो जब भी किसी बैक्टीरियल सेल या किसी एनिमल मसल के अंदर या सेल के अंदर जब भी फर्मेंटेशन होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा क्या होगा, वो हमेशा होगा लैक्टिक एसिड। लेकिन जब भी फर्मेंटेशन बेटा फंगस करेगी, है ना, जब भी रेस्पिरेशन जो है वो फंगस करेगी, जैसे ईस्ट है, ठीक है, तो फंगस जब रेस्पिरेशन करती है तो उसका जो बेटा रिजल्टेंट है वो क्या होता है, दैट इज C2H5OH प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। आप इस चीज को जरूर याद रखें। तो अगर आप यहां पे देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है उस पायरुविक एसिड में से। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो फंगस जब भी अल्टीमेटली फर्मेंटेशन करेगी तो वो क्या बनाएगी, एथाइल अल्कोहल, या जिसको आप इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। यही वो चीज है जिसके वजह से शाम को जो है सारी दुनिया खुश हो जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है वो क्या बन करके आया कि एक मॉलिक्यूल आपका बन गया एथाइल अल्कोहल का, और अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल ही आपने रिलीज करवा दिया CO2 का, ठीक है। तो ईस्ट से आप जानते हैं कि आप क्या करवाते हैं, ब्रूइंग करवाते हैं। ब्रूइंग का मतलब जो डिस्टिल्ड अल्कोहल वगैरह बनने के या अल्कोहल बनने का जो प्रोसीजर है वो ईस्ट के माध्यम से ही कराया जाता है, तो वो भी आप समझते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का ये जब भी कंडीशंस एनारोबिक होंगी तो ये कंडीशन बनेगी, है ना। लेकिन जब भी कंडीशंस एरोबिक होंगी, है ना, कंडीशंस जब भी एरोबिक होंगी तो आप देख पा रहे हैं कि अगर कंडीशंस एरोबिक हैं तो जो पायरुविक एसिड बना है दैट गोज इनटू क्रेब्स साइकिल,
है ना। एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर होता है, उसको आप क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। जबकि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटली कैरी आउट इनटू साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ डायग्राम में भी मेंशन है ये चीज, ठीक है। लेकिन देखिए रेस्पिरेशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो एरोबिक हो या चाहे वो एनरोबिक हो, है ना, लेकिन बेटा जो पहला स्टेप होगा दैट इज ऑलवेज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। जो पहला स्टेप होगा वो हमेशा ग्लाइकोलिसिस होगा, इस चीज को आप याद रखें। और ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी कि माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो जो माइटोकॉन्ड्रियन है वहां पे क्या होता है, कंडीशंस एरोबिक बनाई जाती हैं और अल्टीमेटली वहीं पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, आपकी सेल की एनर्जी करेंसी है, तो वो अल्टीमेटली क्या करती है, वही आपको लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन करने में हेल्प करती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस के पीछे का एक बैकग्राउंड हम लोगों ने समझने का प्रयास करा। लेकिन बच्चों ग्लाइकोलिसिस सिर्फ इतनी नहीं है ना, ग्लाइकोलिसिस जो है वो इससे काफी ज्यादा है, उसको अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए आप यहां भी देख पा रहे होंगे, ये एक जो हम लोगों ने डायग्राम यहाँ पे एक पेस्ट करा है, इसको भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, जिसमें कि टोटल अल्टीमेटली 6 कार्बन होते हैं। आप लोगों ने ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले भी जो है आप जानते ही होंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में बेटा 6 कार्बन होते हैं ना। इन 6 कार्बन को क्या करा जाएगा, अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज करके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, पायरूवेट। या जब भी 8 सफिक्स लगेगा आपको समझना पड़ेगा कि जो भी मॉलिक्यूल बना है या जो भी कंपाउंड बना है दैट इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, वो एक एसिड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 कार्बन का जो पायरूविक एसिड है उसमें क्या है, 3 कार्बन पाए जाते हैं, जबकि ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां आपको ग्लाइकोलिसिस की वजह से होने वाला जो एटीपी का नेट गेन होता है, मतलब जैसे अल्टीमेटली आप लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग 11th 12th दोनों ही पास आउट होंगे अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो, कि जो अल्टीमेट गेन है एटीपी का रेस्पिरेशन की वजह से दैट इज 38 एटीपी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स यू 38 एटीपीज, है ना। लेकिन उसमें एटीपी जो आपका ग्लाइकोलिसिस है उसकी वजह से नेट गेन कितना होता है एटीपी का, ये हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस का पूरा बैकग्राउंड तो क्योंकि हम लोगों ने क्लियर कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़कर के ग्लाइकोलिसिस को समझने का प्रयास करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इसी में ग्लाइकोलिसिस पूरा कवर हो जाए। देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करना है तो शुरुआत ऑब्वियसली कहां से होनी चाहिए बेटा, शुरुआत होगी इसकी ग्लूकोज से, ठीक। अब देखिए आप अगर इसको एज अ बिजनेस समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से समझाने का इसको प्रयास करता हूं। देखिए ग्लूकोज क्या है, आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उसमें होते हैं बेटा 6 कार्बन, है ना। ग्लूकोज में जो टोटल कार्बन होते हैं वो होते हैं 6। और मैंने आपसे जैसा अभी अभी कहा कि आप इसको एज अ बिजनेस समझने का प्रयास कीजिए। तो जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, है ना। अच्छा बिजनेस करने में आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है बिजनेस में कि आप पैसा कमाएं, है ना। तो अगर जो चीज आप कमाना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपको किस चीज का करना पड़ेगा, पैसे का ही करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ आप ग्लाइकोलिसिस की या रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में आपका अर्निंग का जो है प्रोसीजर क्या है, आप क्या अर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एटीपीज को अर्न करना। तो ऑब्वियसली अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, एटीपीज देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो आपके पास यहाँ है, आप उसको क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल एटीपी का यहाँ देते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ थोड़ा सा घिचपिच ना हो, अभी मैं इतना हैंडी नहीं हुआ उस चीज को लेकर के पेन टैप को, लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे कि ये चीजें आसान हो जाए मेरे लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, एटीपी का एक मॉलिक्यूल लेंगे और एडीपी बाहर निकलवा लेंगे। एटीपी का क्या मतलब है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑब्वियसली अगर एडीपी है तो एडीपी का मतलब क्या हुआ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ट्राई और डाई में का अगर आप अंतर समझने का प्रयास करें तो ट्राई में 3 मॉलिक्यूल थे फॉस्फेट ग्रुप के, है ना, 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, और डाई में 2 ही हैं, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ क्या हो गया, लॉस हो गया। और आपने किसको दिया ये फॉस्फेट ग्रुप, ये आपने दिया बेटा ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज अल्टीमेटली देखिए क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल में एक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है।
तो देखिए आपने क्या करा कि एटीपी से जो एक मिला हुआ फॉस्फेट ग्रुप था वो आपने दे दिया एडीपी, आपने दे दिया किसको, ग्लूकोज को, और क्या बन गया आपके पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि जो फॉस्फेट ग्रुप आपने एटीपी के माध्यम से ग्लूकोज को प्रोवाइड कराया है वो ग्लूकोज के 6th कार्बन पर जाकर के अटैच हुआ है ना। उसका कारण भी आप लोगों को संभवतः पता होगा कि जो ग्लूकोज का 6th कार्बन होता है वही बच्चों क्या होता है, साइड चेन में अवेलेबल होता है, बाकी के सारे 5 कार्बन जो है वो रिंग में अवेलेबल होते हैं। तो जो चीज आपके पास बनकर के आ गई वो बनकर के आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूं ग्लूकोज का, देखते हैं उसमें फिर, क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा बताना। मैं साइड में या इस साइड में इवन प्रयास करता हूं कि वो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊं। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे HOH, ये सेकंड कार्बन, ये HOH, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रही है, HOH है ना, HOH, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए जो 6 कार्बन है वो ये रहा CH2OH। तो अब मैं थोड़ा सा क्या कहूँ, थोड़ा सा ये डायग्राम में या इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दिक्कत आई है बनाने में उसको, लेकिन मैं स्टिल आगे के लिए ट्राई करूंगा कि चीजें अच्छी हो जाए। देखिए अब जैसे ये जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये जो है सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये अल्टीमेटली 6th कार्बन है। तो अगर आप बाकी के 5 कार्बन को देखें तो क्या है बेसिकली कि वो 5 के 5 कार्बन जो है वो साइड चेन में अवेलेबल है, जबकि जो 6th कार्बन है वो आपका साइड चेन में अवेलेबल है। तो ये तो ऑब्वियस है समझना कि जो 6th कार्बन होगा आपका वही क्या कर पाएगा, वही आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके जो एटीपी के फॉस्फेट के साथ जुड़ करके अल्टीमेटली आपका फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर पाएगा अपने साथ। ठीक है, फिर देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, ये जितने भी पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया तो दीज आर ऑल एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है ना, ये जितने भी हैं सारे के सारे एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करता है जिसको आप कहते हैं हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इस एंजाइम का बेटा नाम होता है हेक्सोकाइनेज। फिर देखिए क्या चीज है, फिर देखिए क्या होता है, यहां पे बेटा एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है आइसोमरेज, है ना। आइसोमरेज क्या करता है आप समझ पा रहे होंगे कि एक फिनोमिनन होता है जिसको आप कहते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या चीज है, देखिए आप जानते हैं कि आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, जबकि केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज का जो आइसोमर होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है फ्रक्टोज, है ना। तो क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ये क्या है, ग्लूकोज का आइसोमर है, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है। देखिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का एक बड़ा घटिया सा स्ट्रक्चर बना करके प्रयास तो किया है, अब मैं देखता हूं कि अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ बेहतर बन पाए। देखिए फ्रक्टोज जो है ना उसको बनाने का कारण ये होता है कि फ्रक्टोज में साइड चेन में जो अवेलेबल कार्बन्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है ज्यादा होती है। देखिए एक यहाँ पे CH2OH और एक यहाँ पे CH2OH, है ना। बाकी HOH आप सब में अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे भी अब गौर करें तो जो कार्बन की संख्या वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और अल्टीमेटली 6, और 6 ही कार्बन बेटा किसमें होते हैं, 6 ही कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। तो फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज का एक आइसोमर है ना, इस चीज को आप याद रखें। अब देखिए फ्रक्टोज को बनाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये थी कि अभी तक ग्लूकोज के पास मात्र एक ही कार्बन था जो कि साइड चेन में अवेलेबल था, लेकिन जो फ्रक्टोज है उसमें अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 कार्बन है, एक तो फर्स्ट नंबर का, एक 6th, है ना। तो ये दोनों ही कार्बन जो है ये साइड चेन में क्योंकि अवेलेबल हैं तो आप इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग अभी लिख रहे हैं फ्रक्टोज वगैरह जो हमने लिखा है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा है, ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस में इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है,
और क्योंकि आप फ्रक्टोज के साथ भी एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, एक 6th कार्बन पे तो पहले ही जुड़ा है, फर्स्ट पे और जोड़ दीजिए, तो जो चीज बनकर के बेटा आएगी उसका नाम होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैंने देखिए इसको बाई फॉस्फेट नहीं कहा, इसको मैंने बिस फॉस्फेट कहा है। कारण ये है कि बिस जब भी आप शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि जो आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है या कुछ भी ऐसा मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है उसके साथ, तो वो हमेशा टर्मिनल कार्बन्स पे बाइंड होगा, है ना। बाई का मतलब ये है कि वो किसी भी इंटरमीडिएट कार्बन्स में भी बाइंड हो सकता है, जो बीच में कार्बन्स हैं उनके साथ भी बाइंड हो सकता है। लेकिन जब भी आप बिस यूज करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि जो भी फॉस्फेट ग्रुप या कोई भी ऐसी चीज फंक्शनल ग्रुप भी अगर बाइंड हो रहा होगा तो वो हमेशा टर्मिनल कार्बन्स पे ही बाइंड होगा। तो ये कारण होता है। तो मैं यहाँ पे बीच में ATP लिखना भूल गया। यहां देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली यहां भी आपने एक ATP दी है और एक ADP आपकी बाहर आ गई। अब इससे ज्यादा ATPs आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अब आपका इन्वेस्टमेंट फेज तो खत्म हो गया, है ना। अब आप क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा रीपिंग फेज, है ना। रीप करने का मतलब क्या है कि जो फसल आपने बोई है अब उसको काटने का भी तो समय आएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे अब एक रामबाण दे करके जा रहा हूं, है ना, एक ऐसी आपको तरकीब दे करके जा रहा हूं कि जो कि संभवतः आपको बहुत मदद करेगी दोनों ही चैप्टर्स यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पढ़ने में, ठीक है। अब वो तरकीब देखिए क्या है कि जब भी आप क्या करते हैं CO2 को रिड्यूस करते हैं, है ना, रिड्यूस आप कर रहे हैं, R का मतलब रिडक्शन, तो जो चीज बनती है वो क्या बनता है, वो बनता है एसिड। आप इसको थोड़ा सा याद करके चले जाइए, वैसे तो मैं इसको प्रूव भी कर देता कि इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली, लेकिन थोड़ा वीडियो फिर उससे बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपने रिडक्शन करा तो जो चीज बनती है वो क्या बनती है, या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन्स बनते हैं। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते ही हैं, ये बात आप पहले से जानते हैं, ठीक है। फिर जो चीज बननी चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए अल्कोहल। और अल्टीमेटली अगर आपने इसको भी रिड्यूस कर दिया तो बेटा जो चीज बनेगी वो बनेगी आपकी हाइड्रोकार्बन। ग्लूकोज बनाते समय आप होते हैं इस कंडीशन में, आप CO2 को रिड्यूस करते करते फोटोसिंथेसिस के माध्यम से CO2 को रिड्यूस करते करते आप कहां लेकर के आते हैं, आप अल्कोहल तक लेकर के आते हैं, ठीक। लेकिन अब आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन करना। तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा, है ना। यहां से आप ऑक्सीडेशन करते हुए चल रहे हैं, यहां नीचे में लिख दे रहा हूं कि इधर की तरफ जो है ये ऑक्सीडेशन और फिर इधर की तरफ फिर से क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जो ग्लूकोज आप यूज करते हैं जो कि CO2 से बना हुआ, उसको जब आप तोड़ देंगे तो भी तो आपको CO2 ही मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको CO2 मिलनी है। अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम शुगर के लेवल पे हैं तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है बेटा, वो है OH, है ना। तो इस चीज को आप याद रखें। तो अभी भी हम क्योंकि फ्रक्टोज हैं तो OH कंडीशन में है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज कैसे करें, ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसको आप कहते हैं एल्डोलेज, है ना। इस एंजाइम को बेटा क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल्डोलेज, ठीक। तो जैसे ही आप एल्डोलेज आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि क्या होगा, एल्डो का मतलब क्या, एल्डिहाइड। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करने का प्रयास करेंगे तो जो चीज बन जाएगी आपके पास बच्चों, वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा, कर्सर कहां गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो आपके पास जो चीज बन करके आएगी बेटा वो क्या होगा, और बीच में हैमरिंग भी होगी इसमें, है ना। ये जो फ्रक्टोज है ये 6 कार्बन का होता है, लेकिन यहां से जो है डिहाइड्रेशन होगा और अल्टीमेटली 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जिसमें कि एक कहलाता है आपका G3P। G3P का क्या मतलब है, G3P का मतलब होता है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, है ना। ग्लाइकोलिसिस थोड़ा लंबा टॉपिक तो है, तो थोड़ा समय लगेगा। और जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, G3P यानी कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं और जो कीटोन्स होते हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा DHAP। DHAP को कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। देखिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आगे ग्लाइकोलिसिस में कोई रोल नहीं होता, तो वो क्या करता है, खुद को कन्वर्ट करके G3P ही बना लेता है। एरो थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। DHAP क्या करता है, खुद को इंटर कन्वर्ट करके या कन्वर्ट करके G3P में ही कन्वर्ट कर लेता है। तो इस बात को आप बिल्कुल मानेंगे कि अब आपके पास जो है अल्टीमेटली क्या हो गया है, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए बेटा, किस चीज के, G3P के, है ना। G3P के यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के आपके पास 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम आपने यूज करा फ्रक्टोज को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर देखिए क्या होता है, यहां पे दोबारा आप क्या करेंगे,
कि आपके पास क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल बचा है ना, आपके पास अब क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं, किसके, आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो यहां बेटा आप क्या करते हैं, एक यहां पे आप इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपके पास NAD+। और ये ऑक्सीडेशन इसका करेगा तो इसको खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, रिड्यूस होकर के बेटा ये बनता है आपका NADH++H+। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। तो ये आपके पास बन गया, तो NADH+H+। और जैसे ही आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो आप देख रहे होंगे, अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते तो आपके पास क्या बनना चाहिए, अल्कोहल बनना चाहिए। ठीक, साथ में क्या होता है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आप क्या देते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी देते हैं, PI का मतलब क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या आप IP भी लिख सकते हैं उसको। तो ये PI या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। अच्छा, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में पहले से है, और एक फॉस्फेट ग्रुप अब आपने दे दिया, बेसिकली पर मॉलिक्यूल दिया है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप का नंबर भी क्या होगा, 2 होंगे। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप आपने दिए, तो अब जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसमें फॉस्फेट ग्रुप का नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्योंकि आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ NAD+, तो ये जिस चीज में कन्वर्ट होगा बच्चों वो है आपका एसिड। और कितने फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप। तो जो चीज बनती है बेटा वो क्या बनता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ऑब्वियसली इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पास, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझें। मैं धीरे धीरे करके अपनी राइटिंग जो है पेन टाइप पे सुधारने का प्रयास करूंगा, वैसे तो ठीक ही है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो आपने फसल बोई थी अब उसको काटने का समय आ गया है। ठीक है, अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल आपके पास, 2 मॉलिक्यूल आपके पास बन गए किसके, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे आप क्या करिए, जरा निकाल दीजिए, ATP बना लीजिए। तो आप ADP देंगे और क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ही ATP दी जाएंगे, 2 ही ATP निकल करके आएंगी। तो 2 ATP आपकी बन गई यहाँ पे फिलहाल। और क्योंकि आपने यहां से ATP निकाल ली है, तो यानी कि बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप निकाल लिया, तो अब जो पहले मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद था उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप कम हो जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन से क्योंकि ये निकलता है, तो यहाँ पे जो चीज आपके पास बच जाएगी बेटा वो बचेगी 3PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3PGA है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि जो अब फॉस्फेट ग्रुप का जो बाइंडिंग है वो किस कार्बन के साथ है, 3rd कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि आपका जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पे एक कंपाउंड काम, ये एंजाइम काम कर रहा होता है जिसको आप कहते हैं म्यूटेज, है ना। म्यूटेज जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज करके कहां भेज देता है, 2nd कार्बन पे। तो जो चीज अब आपके पास बन जाती है 2PGA बनता है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही 2PGA आपके पास बनेगा, अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं इनोलेशन। यहाँ बेसिकली एक एंजाइम काम कर रहा होता है जिसको आप कहते हैं इनोलेज, है ना। इनोलेज का क्या मतलब होता है, ये कि इनॉल कंपाउंड्स बनाएगा। इनॉल कंपाउंड्स आप किसको कहते हैं, कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक तो डबल बॉन्ड हो और एक जो है वो OH ग्रुप हो, है ना। तो एक तो डबल बॉन्ड हो तो इन हो गया, और एक जो है वो OH ग्रुप हो तो उसका सफिक्स लग जाएगा ऑल। ठीक है, तो इनॉल कंपाउंड्स आप इनको कहते हैं। तो ये 3-3 कार्बन के भी मॉलिक्यूल्स हम लोग लगातार लेकर के चले आ रहे हैं। तो ये भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 ही मॉलिक्यूल हैं। तो इसकी वजह से जो बेटा मॉलिक्यूल बनता है उसको आप कहते हैं फॉस्फोइनॉल पायरूवेट, PEP। आप लोग अगर याद करें तो जो C4 साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो प्राइमरी सबस्ट्रेट जो बनता है ना, जो प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है जिसका सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, तो वो PEP ही होता है, फॉस्फोइनॉल पायरूवेट। तो इसके आपके पास 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। स्टिल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अभी भी लगा हुआ है। तो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, कम से कम ATP बना ही सकते हैं, तो बना दीजिए भैया। तो जो चीज अब आपके पास बन करके आ जाती है वो बनती है पायरूविक एसिड। और यहां आप क्या करते हैं, ATP अपनी बना लेते हैं, ADP देंगे आप, और ATP आपके पास बन करके आ जाएगी। 2 मॉलिक्यूल ATP के बन करके आ जाएंगे, 2 ही ADP आप देंगे। तो आप इस डायग्राम में भी देखिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना लिखा है कि ATP कितनी बनती है ग्लाइकोलिसिस की वजह से, आपके पास
4 एटीपी बनती हैं। तो आप गौर करिए, देखिए 2 एटीपी यहाँ हो गई और 2 एटीपी आपकी यहाँ बन गई, तो 4 एटीपी आपके पास बन गई। और 2 ही क्या बन रहे हैं आपके पास, NADH प्लस H+, या बेसिकली अगर आप NADH भी कह करके छोड़ देंगे तो वो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके भी बेटा कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, 2 ही बनेंगे। NADH प्लस H+ जो है वो ETS में, या जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वहां पे कंप्लीटली खुद को ऑक्सीडाइज करके आपको ATP के 3 मॉलिक्यूल्स बना करके देता है। तो जो आपका NADH है वो एक ऐसा रिड्यूस्ड कोएंजाइम है जो कि बेसिकली क्या करेगा, आपको ATP बना करके देगा, वो भी एक मॉलिक्यूल उसका आपको 3 ATP बना करके देता है ETS में, या जो आप जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो हम लोगों को जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो गया। 10 स्टेप का प्रोसीजर है आपका ग्लाइकोलिसिस एक, जिसमें 10 स्टेप्स में आप क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, पार्शियली ऑक्सीडाइज कर लेते हैं पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल आपके पास पायरुविक एसिड के बन करके आ गए। तो ये आपका बच्चों क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताने का प्रयास कीजिए कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें अभी नहीं समझ में आया है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा आसान तरीके से बच्चों समझ लिया है। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाइए करियर विजन एकेडमी को, हमारे यूट्यूब चैनल को, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि बच्चे ऐसे हैं जो नीट या एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो देखिए ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि दोनों ही चीज़ों में बराबर मदद करेंगे, है ना, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ना, बेल आइकन को जो घंटी है उसको बजाना ना भूलें बिल्कुल भी, ताकि जो वीडियोस भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशंस जो है वो आपके पास टाइमली पहुंचते रहें, ठीक है। थैंक यू बच्चों। माई सेल्फ मलय शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम करियर विजन एकेडमी। थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू बच्चों।